The Soldier, written by Rupert Brooke. Hello everyone, welcome to English Academy. I am Ruchika and today we will discuss a poem which is in the syllabus of Bihar State Education Board Class 12 Rainbow Book. This is poem 6, The Soldier. पोएम शुरू करने से पहले तो इसका टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। ये पोएम एक सोल्जर के बारे में है। एक सोल्जर अपने बारे में हमें कुछ बता रहा है और इस पोएम का थीम है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। तो ये जो सोल्जर है ये अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बेसिकली इस पोएम में पोएट ने अपने देश की ही प्रेज़ की है और किस तरह से वो अपने देश पर मर मिटने के लिए भी तैयार है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर हमें बताई है। और ये जो पोएम है द सोल्जर, ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स की पोएम होती है और ये जो 14 लाइन्स हैं ये 2 स्टैंजाज में बटी हुई होती हैं। जो पहला स्टैंजा होता है उसमें होती है 8 लाइन्स और इसको हम कहते हैं ऑक्टेव। और जो दूसरा स्टैंजा होता है उसमें होती हैं 6 लाइन्स जिसे कहा जाता है सेस्टेट। बेसिकली ऑक्टेव एक प्रॉब्लम शो करता है, एक प्रॉब्लम को डिस्पिक्ट करता है और जो नेक्स्ट स्टैंजा होता है सेस्टेट, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। तो इस पोएम में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। चलिए इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले पोएट कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। अभी अगर हम इन लाइंस का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो जो आगे अगली 4 लाइंस हैं उन्हें भी हमें साथ में ही पढ़कर मतलब समझना होगा। यहाँ पे पहले तो हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फॉरेन क्या होता है? अ लैंड और कंट्री अदर देन वंस ओन, यानी कि हमारे अपने देश और ज़मीन के अलावा जो एरिया है वो फॉरेन हो जाता है। कंसील्ड का मतलब है हिडन, छुपा हुआ। यहाँ पे बेसिकली इन लाइंस में पोएट क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर मैं मर गया, मीन्स मैं एक सोल्जर हूँ, मैं वॉर पर जाऊँगा और अगर वॉर के दौरान मैं मर गया तो सिर्फ मेरे बारे में एक ही चीज़ सोचना। वो किसे ये चीज़ कह रहे हैं? रीडर्स को कह रहे हैं कि हम पोएट के बारे में एक ही चीज़ सोचेंगे। और वो क्या कहते हैं कि एक फॉरेन फील्ड है, यानी कि एक दूसरा देश है, उसके किसी एक कोने में एक ऐसा एरिया है जो कि हमेशा के लिए इंग्लैंड का है। ये कौन सा एरिया है जिसकी वो बात करें? कौन सा कॉर्नर है? वो कॉर्नर जहां पर वो दफनाए जाएंगे। अगर वो मर जाते हैं वॉर करते वक्त किसी दूसरे देश में तो क्या होगा? उन्हें उस देश में दफना दिया जाएगा। ये ब्यूरल प्रैक्टिस है जो क्रिश्चियंस प्रैक्टिस करते हैं। तो जब उन्हें वहां पर दफना दिया जाएगा तो कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं कि उस फॉरेन फील्ड का वो एरिया जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा वो भी हमेशा के लिए इंग्लैंड ही बन जाएगा। There shall be in that rich earth a richer dust concealed। फिर वो कहते हैं कि वो जो धरती है जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा, वहां पर वो जो धरती है वो पहले से ही बहुत रिच है, लेकिन जब उन्हें वहां पर दफना दिया जाएगा एक इंग्लिश पर्सन को जो इंग्लैंड को बिलोंग करता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा रिच डस्ट वहाँ पर कंसील कर दी जाएगी, छुपा दी जाएगी, धरती के नीचे बरी कर दी जाएगी। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो एरिया है फॉरेन लैंड का, जब वहाँ पर एक इंग्लैंड का व्यक्ति दफना दिया जाएगा तो वो लैंड और भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इस तरह से इतनी यूनिक वे से उन्होंने अपनी कंट्री इंग्लैंड की प्रशंसा यहाँ पर की है। अगले लाइन्स में वो क्या कहते हैं? अ डस्ट। तो यहाँ पर वो डस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डस्ट कौन है? डस्ट है उनकी डेड बॉडी। हम कहते हैं ना कि हमारी जो बॉडी है वो मिट्टी से बनी हुई है, तो जब हम मर जाते हैं तो वो राख बन जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से वो अपनी डेड बॉडी को डस्ट कह रहे हैं। अ डस्ट whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home। यहाँ पे बोर का मतलब है गेव बर्थ, जन्म देना किसी को, जैसे हम कहते हैं ना टू बियर अ चाइल्ड। बियर का पास्ट टेंस बोर, यानी कि उसने उसे जन्म दिया। रोम का मतलब है टू वॉक और ट्रैवल विदाउट अ डेफिनेट एम, मीन्स आप इधर उधर भटक रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है जिस वजह से आप घूम रहे हैं। तो यहाँ पर फर्दर वो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनकी जो शरीर है
वो उस मिट्टी से बना हुआ है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, इंग्लैंड ने उन्हें शेप दी है, उनका जो ह्यूमन फॉर्म है वो उन्हें उनके देश इंग्लैंड से मिला है, और जितनी भी अवेयरनेस, जितनी भी एजुकेशन उन्हें मिली है वो भी उन्हें इंग्लैंड से ही मिली है। और उन्हें इंग्लैंड से क्या मिला है? इंग्लैंड ने उन्हें खूब सारे सुंदर सुंदर फूल दिए जो वहाँ पर उगते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, और इंग्लैंड ने ही उन्हें वो रास्ते दिए, इंग्लैंड की जो गलियां हैं, जो शहर है, वहां पर वो घूम कर बड़े हुए हैं। फिर वो कहते हैं अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, उनका जो पूरा शरीर है वो इंग्लैंड का ही बना हुआ है, और वो जो हवा ब्रीद करते हैं वो भी इंग्लैंड की ही है। और फर्दर वो कहते हैं वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वो कहते हैं कि वो इंग्लैंड की ही नदियों से पलकर, उनसे धुलकर, साफ होकर बड़े हुए हैं, और इंग्लैंड का ही जो सन है, जो सन इंग्लैंड पर चमकता है, उसी की रोशनी से, उसी की ऊर्जा से वो बड़े हुए हैं। सो कितने यूनिक वे से वो अपनी कंट्री की प्रेज कर रहे हैं यहाँ पर, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज वो जो कुछ भी है वो सब उनकी कंट्री की वजह से, इसी वजह से वो अपनी कंट्री पर मर मिटने के लिए भी खुशी खुशी तैयार है। तो ये तो था ऑक्टेव, जो स्टैंजा 1 था। नेक्स्ट स्टैंजा जो सेस्टेट है उसमें वो क्या कहते हैं? एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इवल शेड अवे। तो यहाँ पर वो फिर से रीडर को कह रहे हैं थिंक दिस हार्ट ऑल इवल शेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स somewhere back the thoughts by England given. Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven. यहाँ पे पल्स क्या है? वाइब्रेशन, जो हमारी बॉडी में पल्स होती है जब भी कोई भी ह्यूमन बीइंग जिंदा होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसकी एक पल्स चलती है, ठीक है, वही पल्स यहाँ पर कही है उन्होंने। इटर्नल मीन्स समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, कोई ऐसी चीज जो हमेशा जिंदा रहती है। जेंटलनेस का मतलब है माइल्डनेस एंड टेंडरनेस, जब आप किसी के साथ बहुत ही टेंडर है, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सॉफ्ट है, दैट इज जेंटल। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? थिंक, वो रीडर्स को कह रहे हैं कि सोचो, ये जो मेरा दिल है इसमें से सारा ईवल निकल चुका है। शेड अवे मीन्स रिमूव हो जाना। तो वो ईवल किस चीज को कह रहे हैं यहाँ पर? ईवल से वो वॉर को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सोल्जर है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा दिल है ये बिल्कुल भी वॉर को नहीं चाहता, ठीक है, उनका दिल वॉर को नहीं चाहता। और फिर वो कहते हैं कि जब वो मर जाएंगे, उनकी बॉडी तो इमोबाइल हो जाएगी ना, बॉडी तो एक ही जगह पड़ी हुई है क्योंकि अब वो नष्ट हो गई है, लेकिन उनकी जो पल्स है, पल्स यहाँ पर क्या है? उनकी जो सोल है, जो उनका लिविंग फॉर एवर माइंड है, उनकी जो आत्मा है जो हमेशा जिंदा रहती है, वो वापस इंग्लैंड के पास चली जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑल्दो वो मर जाएंगे और उनकी बॉडी तो उस फॉरेन लैंड में दफना दी जाएगी, लेकिन उनकी पल्स जो इटर्नल है, जो हमेशा जिंदा रहेगी, उनकी सोल, वो वापस अपने ख्यालों में इंग्लैंड के पास ही वापस चली जाएगी। और फिर वो कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो कह रहे हैं कि जितने भी देखने की चीज़ें हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं, जितने भी सपने हैं जो उन्होंने इंग्लैंड में लिए थे, वो बहुत खुशनुमा है, वो बहुत खुशी देते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड में बिताया हुआ हर एक दिन है जो उन्हें हैप्पीनेस देता है। और लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। फिर वो कहते हैं कि दोस्तों के साथ बिताए हुए वक्त, वो हंसी के पल, जब वो कुछ पढ़ रहे थे, कुछ सीख रहे थे, वो वाले पल, वो सब उनके दिल में रहेंगे, और जब वो शांति से मौत को गले लगा लेंगे खुशी खुशी। और फिर वो फाइनली कहते हैं कि एक इंग्लिश हेवन के ही नीचे वो हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर वो एक बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव नोट पर इस पोएम को एंड करते हैं, जिससे वो ये कहना चाहते हैं कि वो अपने देश से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो खुशी खुशी अपने देश के लिए मरने को भी तैयार हैं, कुर्बान होने को भी तैयार हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जब वो मर जाएंगे, मरने के बाद उनकी सोल वापस इंग्लैंड के पास चली जाएगी, और इंग्लैंड में बिताए हुए
खुशी वाले जो पल है वो हमेशा उनके साथ रहेंगे और उन्हीं पलों को याद करते हुए वो एट पीस हो जाएंगे, यानी कि शांत होकर एक जगह पर लेट जाएंगे और हमेशा इंग्लैंड की ही यादें उनके दिल में बसी रहेंगी। तो इसके साथ हमने पोएम तो डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहले तो हम इसकी राइम स्कीम डिस्कस करते हैं। पोएम में बहुत ही प्रोमिनेंट राइम स्कीम यूज हुई है। तो ये है हमारे स्क्रीन पर स्टैंजा 1 जो हमारा ऑक्टेव है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी। यहाँ देखिए ए, मी और बी राइम कर रहे हैं, फील्ड और कंसील्ड राइम कर रहे हैं, ये बी हो गए, अवेयर और एयर राइम कर रहे हैं, ये सी हो गए, रोम और होम राइम कर रहे हैं, ये डी हो गए। तो राइम स्कीम बन गई ए बी सी डी। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम भी देख लेते हैं। इसकी राइम स्कीम है सी डी ई। आइए इसे समझते हैं। अवे और डे राइम कर रहे हैं, ये हो गए सी। लेस और जेंटलनेस राइम कर रहे हैं, ये हो गए डी। गिवन और हेवन राइम कर रहे हैं, ये हो गए ई। अब जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब टू कंसेक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से शुरू होती हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइंस दैट वर्ड से शुरू हो रही हैं। सो ये क्या है? ये है एनाफोरा। एनाफोरा यूज करते हैं एम्फेसिस डालने के लिए, पोएम में थोड़ा लिरिकल इफेक्ट डालने के लिए। एक और डिवाइस जो इस पोएम में काफ़ी जगह पर यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए दैट, देयर, ये दोनों वर्ड्स द साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये एलिट्रेशन है। फॉरेन, फील्ड, ये दोनों वर्ड्स फ साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये भी एलिट्रेशन है। फिर यहाँ पर लास्ट लाइन में ब्लेस्ड बाय, ये दोनों वर्ड्स ब साउंड से शुरू हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। इफ वी सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा, साइट्स, साउंड्स, ये दोनों स साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये भी एलिट्रेशन है। थिंक, दिस, ये द साउंड से शुरू हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। फिर यहाँ पर देखिए द थॉट्स, again the sound is repeating at the start of these two words also, this is also alliteration। फिर इस पोएम में इंजैबमेंट भी है। इंजैबमेंट क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू होता है और लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। सो यहाँ देखिए इस लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, दिस इज अ डिवाइस ऑफ इंजैबमेंट। अगेन यहाँ पर भी देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड। सो यहाँ पर भी हमें इंजैबमेंट दिख रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इंजैबमेंट यूज हो रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। हमारे पोएट ने इंग्लैंड को पर्सोनिफाई किया है जब वो उसे शी कहते हैं, हर कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज हुई है, यहाँ देखिए लाइन 6 में गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने उन्हें अपने फूल दिए प्यार करने के लिए। तो यहाँ पे हर से किसे पर्सोनिफाई किया गया है? इंग्लैंड कंट्री को। अगेन अगर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में भी लाइन 12 में वो कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो यहाँ पे हर कौन है? अगेन इंग्लैंड कंट्री। सो उन्होंने एक देश को पर्सोनिफाई किया है, उसे हर कहा है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। फिर हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स भी देखने को मिलता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है, दैट इज द डिवाइस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हम अपनी लाइंस को ध्यान से देखें और हम चलते हैं लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 पर, इन दोनों लाइंस में कॉन्सोनेंट्स है। लाइन नंबर 12 में ह साउंड, स साउंड और ड साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे देखिए हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। स साउंड भी बहुत प्रोमिनेंट है, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और ड साउंड भी बहुत प्रोमिनेंट है, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो इसमें ल साउंड,
ट साउंड और र साउंड तीनों ही बहुत प्रोमिनेंट है। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, ट साउंड कैसे प्रोमिनेंट है, लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और र साउंड कैसे प्रोमिनेंट है, लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। तो इन तीनों ही साउंड्स की बहुत प्रोमिनेंस है इन लाइन्स में। और इस पोएम में एजोनेंस भी यूज हुई है। एजोनेंस कैसे यूज हुई है, लाइन 3 एंड 4 में। लाइन 3 में ई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है और लाइन 4 में आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी, और लाइन 4 में इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील। सो इन दोनों में ही एजोनेंस यूज हुआ है। फिर इस पोएम में विजुअल इमेजरी भी यूज हुई है। विजुअल इमेजरी क्या होती है, जब पोएट आपके सामने एक सीन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लाइन 6 को ध्यान से पढ़े, वो क्या कह रहे हैं, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं खूबसूरत फूलों को जिन्हें कोई बहुत ही अफेक्शन से देख रहा है, और साथ ही साथ वो रास्ते, वो शहर जहाँ पर कोई घूम रहा है। तो यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है। इंग्लैंड का विजुअल इमेज हमारे माइंड में आ जाता है जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये है विजुअल इमेजरी। तो यहाँ पे हमने इस पोएम में देखा कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। ये पोएम का बेसिक थीम है पेट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति, और साथ ही साथ वो एक पीसफुल डेथ की भी बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि किस तरह से इंग्लैंड का एक सोल्जर खुशी खुशी अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक वे से उन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्रेम को जताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और सारे भी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के लेसन्स आपको मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप वीडियोस देखकर लेसन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू।